हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं सीटेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में, आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में, तो उनसे कुछ रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, उनका हेरिडिटी भी पढ़ चुके हैं, एनवायरनमेंट भी पढ़ चुके हैं, एंड हम नेचर नर्चर में डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं, और हमने बच्चों की जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चल रहा है। 2011 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके सीटेट में, जो आ सकते हैं, तो मैं आपको आज वो क्वेश्चंस करा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए। स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से ये हमारा क्वेश्चन पेपर 2011 का है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था वो पियाजे के अनुसार जो हैं अवस्थाएं होती हैं 4, जिसमें से पहली अवस्था दे रखी है उसने जन्म से 2 साल, 0 to 2 years। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज बोल रहा है। कौन सी स्टेज बोल रहा है? इन्फेंसी। पियाजे की थ्योरी भी हम पढ़ेंगे। तो उसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अब बच्चा 0 से 2 साल का है। मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब हम पढ़ रहे थे, इन्फेंसी स्टेज जो बच्चों की होती है, इन्फेंसी 0 से 2 साल में, तो बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट भी होता है। बच्चा क्या होता है, अपने सेंसरी मोटर स्किल से देखना, सुनना, सब टच करना, ये सब सीखता है। तो अब देखिए आप, फर्स्ट इसमें अगर हम इसके ऑप्शन से देखें तो अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुपयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो आप बताइए इसमें क्या हो सकता है? तो आप देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। तो इसमें चौथे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो आप हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि अमूर्त तरीके से चिंतन, बच्चा अभी 0 से 2 साल में है तो अमूर्त तरीके से तो चिंतन करेगा नहीं, क्योंकि वो तो 7 से 11 साल के बाद, 7 से 11 साल के बीच में जब होता है, 11 साल के बाद तब वो ये चिंतन करता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुपयोग द्वारा। इसकी बात करें तो नए अर्जित ज्ञान, तो बच्चा अभी नया अर्जित ज्ञान कैसे लेगा? अभी तो 0 से 2 साल में है। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, मतलब सेंसरी मोटर स्किल के द्वारा। ये आपका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर सी है। तो सी ही है हमारा आंसर। तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा नहीं, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्योंकि बच्चा क्या होगा, बच्चा क्या करेगा? टच करेगा, छू कर देखेगा, और जैसे लाइट है, लाइट को देखना शुरू करेगा, और आवाज़ सुनना, किसी को पहचानना, और भाषा का विकास हो जाएगा, 2-4 शब्द बोलने लगेगा। सेंसरी मोटर स्किल के द्वारा बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? अब ये आप बताइए किस अवस्था में होगा? गहन भी होगा और जटिल भी होगा। समाजीकरण की बात चल रही है, सोशलाइजेशन बात चल रही है, सोशल डेवलपमेंट कह लो आप। तो सोशलाइजेशन कब होगा? गहन भी होगा और जटिल भी होगा। आप सोशलाइजेशन की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, मतलब जब वो बच्चा चाइल्डहुड में नहीं आया उससे पहले पहले, व्यक्ति के पूरे जीवन में, पूर्ण अवस्था के दौरान, और किशोर अवस्था के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या है? किशोर अवस्था के दौरान। क्योंकि जब बच्चा किशोर अवस्था में आएगा तो उसके क्या होता है, उसको सोशलाइजेशन होता है। वो धीरे धीरे समाज में अब जो नियम हैं, कानून बने हुए हैं, उनको फॉलो करता है। तो उसके लिए थोड़ा जटिल और गहन हो जाता है सोशलाइजेशन। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सोशलाइजेशन कब होता है, किसके लिए, कौन सी एज में होता है? तो वो होगा किशोर अवस्था के दौरान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना क्यों माना जाता है? सामाजिक संरचना माना जाता है, बताइए। गत्यात्मक पहलू है, या प्राथमिक पहलू है, या स्थिर पहलू है, या गौण पहलू है? तो भाई गत्यात्मक प्राथमिकता से तो हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि आनुवंशिकता जीन से मिली हुई है, हमेशा कैसी है, एक ऐसी सामाजिक संरचना है जो हमारे को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, वो हमेशा कैसी रहेगी? स्टैटिक रहेगी, स्थिर रहेगी। कैसी? स्थिर या स्टैटिक। क्योंकि ये हमें जो आनुवंशिकता है हमें अपने माता पिता से मिलती है, और ये इसे कोई बदल नहीं सकता। ये किसके द्वारा मिलती है? जीन्स के द्वारा। तो ये आनुवंशिकता कैसी है? स्टैटिक है। ये सामाजिक संरचना हमेशा चलती रहेगी, और इसे कोई रोक नहीं सकता, ये हमेशा स्थिर रहेगी। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। बताइए, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, रचनावादी, विकासवादी? उसने पहले ही कह दिया। कौन सा व्यवहार कह रहा है वो? अवलोकनीय व्यवहार। इसमें ये होता है कि स्टिमुलस जो होता है, इसमें स्टिमुलस का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि उद्दीपक। अगर उद्दीपक है तो उद्दीपक के प्रति कोई जो है प्रतिक्रिया करेगा, रिस्पॉन्स देगा, और रिस्पॉन्स हो रहा है तो उस मतलब वो सीख रहा है। सीख रहा है मतलब सीखना, मतलब लर्निंग, और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो अवलोकनीय व्यवहार, तो ये कौन से व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है? सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो नेक्स्ट करेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है नहीं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण कौन सा प्रदर्शित नहीं करता? तो जो नहीं करता, जो नेगेटिव वे में जा रहा है, तो वो इसका आंसर है। समानता और अंतर दिखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करना। अभी हम देखेंगे भी नेक्स्ट। तो याद का तो यहाँ पे एक गलत ये आ गया पॉइंट, याद करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, याद करना हमने इसमें सर्किल कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा, परिघटना या किसी अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना। ये भी समझ के लिए जो शिक्षण है उसको प्रदर्शित नहीं करता है, कह रहा है वो। ये तो प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध करने की विद्यार्थी को पढ़ाना। स्पष्ट करना है, कैसे, किसके द्वारा स्पष्ट करना है? एग्जाम्पल दे करके। हम बच्चों को एग्जाम्पल, उदाहरण दे देकर समझाएं। तो भाई जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा ना। तो अब हमें हमारा कौन सा होना चाहिए? जो हमारा रॉन्ग वर्ड बन रहा है, याद करना, मेमोराइजेशन। तो हमें बच्चों को याद नहीं कराना, किसी टॉपिक को रटवाना नहीं है। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट चलते हैं हम। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से, क्या कह रहा है वो? आंतरिक रूप से कह रहा है वो। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। अगर हम बात करें आंतरिक रूप से, मतलब इंटरनल हम मोटिवेट हों, और जब उसने पूछा है क्या सही नहीं है, उसने पूछा इंटरनल मोटिवेट उसके लिए बच्चों के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन पढ़िए, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, वह चुनौती भरे कार्य हैं उनको पसंद करता है, वह हमेशा सफल होता है। ये तो नहीं हो सकता ना कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित तो है, लेकिन ये नहीं है कि वो हमेशा सफल ही होगा, बच्चों के लिए सही नहीं है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं ये करूँगा तो मैं तो सफल ही हो जाऊँगा, मैं तो ये करूँगा तो मैं तो ये सफल ही हो जाऊँगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा अभिप्रेरित है आंतरिक रूप से और लगन से काम करेगा तो वो ज़रूर सफल होगा, लेकिन हमेशा कही जाए तो ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है। उन्हें कार्य करने में आनंद मिलता है। हाँ, ये भी सही है पॉइंट। तो इसका आंसर क्या है? सी, कि ये हमेशा सफल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता, मतलब कि पोटेंशियल को उपलब्धि चाहती है, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं, फिर आ गया ना क्वेश्चन में नहीं करना चाहिए।
तो नेगेटिव सेंस में जा रहा है, क्या नहीं करना चाहिए भाई, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना है। ये बात तो मुझे सही नहीं लग रही। अब आप आगे देखिए, उनके सृजनात्मकता को सुनहत करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ठीक है। सृजनात्मक उनको डाइवर्जेंट, भाई डाइवर्जेंट अगर उनकी थिंकिंग बनेगी तो उन्हें हर चीज़ हर काम आसान लगेगा। गैर शिक्षण गतिविधियों में आनंद लेना और सिखाना, भाई जो नॉन टीचिंग मेथड है उनको सीखना या सिखाना, ठीक है। तनाव को नियंत्रित करना, जितने भी इमोशनल हम कनेक्टेड हैं किसी चीज़ से और अगर हम उस चीज़ की क्या कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, तो वो तो सीखना हमें नहीं आएगा, नियंत्रण कंट्रोल नहीं होगा। तो इसका आंसर है समकक्षियों से अलग करना। क्या हम समकक्षियों से अलग करते नहीं, उनमें तो समानता होती है, सभी विद्यार्थियों में समानताएं पाई जाती हैं। तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, ये इसका आंसर है। तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। छात्र शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। पठन कठिनाई का नहीं, भाई बच्चा ईजिली सीख जाता है वैसे तो, है ना। छोटे शिक्षार्थी हैं, बच्चा है, कौन सा लक्षण पठन कठिनाई में नहीं है, जो उसे प्रवाह का है, पढ़ाई का जो समझने में कठिनाई है, क्या है, नहीं है। शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तने में कठिनाई हो सकती है, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। तो इसका आंसर है ए, कि शब्दों और विचारों को अगर हम समझेंगे अच्छे तरीके से तो कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षार्थियों का आत्मनियम डैश की ओर संकेत करता है। आत्मनियम होता क्या है? आत्मनियम मैं आपको बता दूं, आत्मनियम वो नियम होता है जिसमें बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होता है, अपने आप तो वो क्या करता है, अपने खुद के सीखने के लिए, क्योंकि उसने क्या करना है, सीखना है। तो सीखने के लिए वो क्या करता है, स्वयं जो है अपने आप खुद का क्या करेगा, एक तरह से पर्यवेक्षण करेगा। क्या करेगा? पर्यवेक्षण। क्योंकि विद्यार्थी ने कहते हुए बनाएगा नियम विनिमय नहीं, स्वानुशासन नियंत्रण, और जो उसने नियम बनाए हैं तो उनको क्या करेगा, उसको करने की, पर्यवेक्षण करने की योग्यता होगी। अब पर्यवेक्षण क्या होता है, उसे ओवरसाइट करेगा, ओवरसाइट करेगा या ओवरसाइट करेगा या उसको दोबारा से देखेगा। जैसे उसने कोई सीखने के लिए कुछ किया तो वो क्या करेगा, उसका पर्यवेक्षण जरूर करेगा। उसको पर्यवेक्षण मतलब उसको दोबारा देखेगा, ओवरसाइट करेगा। तो उसकी वो जो योग्यता है वो ही उसका आत्मनियम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के लिए रूप में नहीं माना जाता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, बताइए आप। अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के में जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप करती है। हाँ, सीखना क्रोएं ने भी तो कहा है कि गेट्स ने भी परिभाषा दी है, क्रो ने भी परिभाषा दी है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिसने सीखने की परिभाषा दी है ना, जॉन डेवी ने दी है। ठीक है, सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटती है, ये बात सही है। लेकिन उसने पूछा है क्वेश्चन में नहीं माना जा सकता। तो व्यवहार को क्या हम सीखेंगे करना? नहीं, व्यवहार में हमारे जब हम सीख जाएंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन नहीं करना हमें, तो नहीं पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद की बात करें तो सूचनाओं को याद करने, पुनः स्मरण कर द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो इसका आंसर है रचनावाद। कह रहा है वो, क्या कह रहा है? रचनावाद। तो रचनावाद जो है क्या है? रचनावाद एक तरह से सिद्धांत की बात करें तो रचनावाद फर्स्ट ऑप्शन। याद करना नहीं भाई, पहला वाला तो हट जाएगा। प्रभुत्वशाली की भूमिका पर, अनुकरण की भूमिका पर, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करना, ये आपका हो सकता है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करना, ये तो आपका हो सकता है भाई, कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका, तो ये आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाता हो या वो उस चीज़ के योग्य हो, समस्या समाधान में अच्छा हो, पेंटिंग वगैरह में विषण हो, बहुत बुद्धिमान हो। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो समस्या समाधान कर सके,
चिंतन कर सके। उसके ये तो ज़रूरी नहीं है सर कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जिसके अच्छे अंक आते हों, उसकी पेंटिंग अच्छी हो, उसकी ड्राइंग अच्छी हो, वह काफ़ी इंटेलिजेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वो होता है जो समस्या आई हुई है, समस्या प्रॉब्लम है, उसको सुलझाए, उसका चिंतन करे। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से, अवधारणा कब बनती है? हमारे दिमाग में बनती है, पहले हमारे मस्तिष्क में बनती है, फिर उसके के बाद हमारे अगर हम मस्तिष्क में बनती है ना, तो बात मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे मेंटल डेवलपमेंट हो गया होगा, शारीरिक डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट, ये सब अवधारणाएं हमारी होती हैं। हमारे बौद्धिक विकास होना जरूरी है। तो हमारा इसका आंसर क्या है? बौद्धिक विकास। ये तो इसके बौद्धिक विकास है, तभी तो शारीरिक सामाजिक विकास हो रहा है। तो अवधारणाओं का जो विकास है, उसका डेवलपमेंट है, वो किसका हिस्सा है? वो हिस्सा है बौद्धिक विकास। अगर हमारे अंदर बुद्धि है तो हम कर किसी का डेवलपमेंट सोच समझ के देख सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता, या बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में। तो भाई सबका जो विकास की दर है, रेट ऑफ डेवलपमेंट सबका अलग अलग होता है, क्योंकि जो भी समकक्ष विद्यार्थी हैं उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग होगा। विकास की सामान्य क्षमता, विकास की स्टेप बाय स्टेप चलता है। बुद्धि और विकास के सिद्धांत, बुद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। उसमें भिन्न जो होंगे विकास की दर होगी, रेट ऑफ डेवलपमेंट। प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे से रेट ऑफ डेवलपमेंट में भिन्न होते हैं। वैसे तो उनका सब स्टेप बाय स्टेप सब चरणों में चल रहा होता है, स्टेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, फिर शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नियंत्रित। तो सही है, क्योंकि विकास क्रम जो है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य लक्षणों से संबंधित जरूर होता है। भाई प्रभावित तो करता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, तो अलग अलग जितने विकास हैं वो हमारे शारीरिक विकास को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ समय, अन्य पक्ष तो आप जानते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव और भावात्मक, इमोशनल, ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंट होने लगता है, तो एक दूसरे से अंतः संबंधित है। तो आज हम बस इतना करेंगे, कल करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।